हम्म। मालवा शब्द की जो बेसिकली उत्पत्ति जो हुई है आपकी, ये हुई है मालव जाति से। मालव जनजाति थी, ट्राइब। कौन सी थी? मालव। जब सिकंदर ने यहाँ आक्रमण किया, अलेक्जेंडर जिसको आप एंशंट में पढ़ते हैं 326 में, तो उन उसने इन लोगों को हरा दिया। बेसिकली अगर आप आज भारत का आप मैप देखोगे, एक अगर आप जब पढ़ोगे आगे, तो जो मालवा रीजन है वो पंजाब के, सदर्न पंजाब के रीजन को भी मालवा कहते हैं। ठीक है, वो भी मालवा कहते हैं। लेकिन जब अलेक्जेंडर ने, यानी सिकंदर ने आक्रमण किया, तो उससे ये लोग पराजित होकर नीचे की तरफ आ गए, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो गए। कौन से रीजन में? जो आपका ये विदिशा, एमपी में पड़ता है, विदिशा, उज्जैन, एंड इवन जो इस एरिया का स्प्रेड है, ये अपने आप में साउथ ईस्ट राजस्थान, राजस्थान का साउथ ईस्ट पोर्शन, और मध्य प्रदेश का पूरा आपका इंदौर, उज्जैन, ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? माल मालवा। ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि मालवा पे लगभग 500 साल तक भील, भील जनजाति होती है, और भील राजाओं ने भी यहाँ राज किया है। ऐसी भी मान्यताएं हैं। और इसकी जो राजधानी होती थी, जो फेमस, वो होती थी, आज का आपका डिस्ट्रिक्ट भी है, मांडू। मांडू का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? एमपी की तबस्सुम है। गई हो तुम मांडू? तबस्सुम? सर नहीं गई। नहीं गई, चलो कोई बात नहीं। प्राकृतिक भाषा का शब्द है ये। प्राकृत, प्राकृतिक बोल गया मैं। प्राकृत लैंग्वेज का शब्द है। इसका मतलब होता है आपका मंदिर से, मतलब समझ लो, मंदिर, टेम्पल। उससे ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसका एक नाम और था, प्राचीन टाइम में मांडू को ही कहा जाता था। ये मीन्स था कैपिटल इसकी, मालवा की। इससे पहले कैपिटल क्या थी इस रीजन की? कौन बताएगा मालवा की? सर मैं बताऊं? हम्म। सर मतलब जो आपने लिखवाया है वही है, उज्जैन और धार। धार, धार, वेरी गुड। धार थी, धार से शिफ्ट होके मांडू आई, फिर बीच में एक बार धार गई थी, फिर मांडू आई, ये इसका चलता है। खैर कोई बात नहीं। तो मांडू को, मतलब बहुत ही इसको कहा जाता है जो हृदय को आपको प्रसन्नता दे। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो आपके मन को लगे। इसलिए इसका एक नाम हम देखते हैं और होता है, प्राचीन नाम, अल्हाद प्रदायक नगर। अल्हाद प्रदायक मतलब हृदय को शांति, प्रसन्नता देने वाला। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था, इतनी बात पल्ले पड़ी। ठीक है। यस सर। लिखना चाहोगे इसको? यस सर। यस सर। लिख लो, लिख लो। रीजनल किंगडम ऑफ मालवा। मालवा शब्द की उत्पत्ति मालव जनजाति से हुई है। ओरिजिन ऑफ टर्म मालवा केम फ्रॉम मालव ट्राइब। मालव ट्राइब। ठीक है। यस सर। जो कैपिटल, इसकी मेन सिटी, कैपिटल सिटी लिख लो, मांडू। और मांडू का एंशियंट नेम अल्हाद प्रदायक नगर। अल्हाद प्रदायक नगर।
ठीक है। अब देखो हुआ क्या। नॉर्मली मालवा पे पहले किसका शासन था, पढ़ा था हमने जब मैंने मिडिवल स्टार्ट करी थी, बताओ। सर परमार बोलो भाई। वंश। परमारों का था, ठीक है। परमारों के बाद हम देखते हैं मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया था? 1305, सब भूल गए। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, और 1305 में मालवा। यही मालवा है वो। तो हमने थोड़ा प्री मिडिवल तो देख लिया हमने, एंशियंट तो आप पढ़ेंगे उज्जैन का क्या महाजनपद में रोल होता था। बाद में हमने प्री मिडिवल में देखा परमार, चंदेल, ये सब थे यहाँ पे। याद करो, ये रिवीजन करा हुआ है तुम लोग का, किया तो नहीं होगा जहां तक मैं जानता हूँ। चंदेलों की किसने फाउंडर था, चंदेल वंश का कौन था? सर जेजाक भुक्ति। जैसे जेजाक जीजा। बख्तियार। बहुत बढ़िया शोभा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कौन आया था, परमार्स ऑफ मालवा, जिसमें कौन था फाउंडर? सियक, पहला इंडिपेंडेंट रूलर सियक पड़ा था। और कैपिटल क्या थी? धार। उस टाइम पे देखो, उज्जैनी और विदिशा वाले रीजन को क्या कहते हैं, मैंने अभी क्या बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किया है, विशाल और इतिशा। टाइम से आया करो भाई क्लास में तुम लोग यार। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात करी है कि मालवा जो रीजन है इसका नाम कहां से आया है? मालव ट्राइब से। मालव जनजाति होती थी जो कि सदर्न पंजाब के रीजन में रहती थी। आज भी सदर्न पंजाब का जो रीजन है उसको आज भी मालवा कहते हैं। लेकिन फेमस ज्यादा जो है, जो आप नॉर्मली सुनते हैं, वो मध्य प्रदेश का उज्जैन, विदिशा, इंदौर वाला रीजन, और थोड़ा साउथ ईस्ट का आपका राजस्थान वाला रीजन, इसको मालवा कहते हैं। बहुत फर्टाइल लैंड है। तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, निर्जला क्लास में टाइम से आया करो। अब मैं इसमें अभी तुम्हारे टाइमर नहीं लगा रखा है, आगे से मैं इसमें लगाऊंगा टाइमर। जो भी बच्चे 3-4 लेट आए हो, 3:30 टाइम है, मैक्सिमम 3:35, उसके बाद एंट्री बंद। क्लास में 2 बच्चे आएंगे, उनको पढ़ाऊंगा मैं। डिसिप्लिन में आ जाइए आप सब लोग। हो सकता है आप कोई और चीज पढ़ रहे हो, उसमें इतना भी नहीं खोना है कि याद ही ना रहे हमारा अगला असाइनमेंट क्या है। कल को अधिकारी बनोगे, मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करोगे, ये थोड़ी कि एक ही काम में लगे रह गए। दूसरा तुरंत पता होनी चाहिए प्रायोरिटीज क्या है। और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं उससे। क्या बता रहा था मैं? तो अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उससे पराजित होकर ये विदिशा और उज्जैनी वाले रीजन में आ गए, जिसको बाद में उज्जैन कहा गया, जो महाजनपद भी होता था। और परमार्स के टाइम में इसकी कैपिटल थी धार। लेकिन बाद में जो एक सेंटर बना, जिसे कैपिटल बनाया गया, वो मांडू को बनाया गया। मांडू प्राकृतिक शब्द, भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मंदिर। और इसका प्राचीन नाम था अल्हाद प्रदायक नगर, जो कि बहुत मतलब मन को जो आपको सुख और शांति दे, प्रसन्नता दे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, परमार्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। परमार्स में, फिर परमार्स में राजा भोज थे। राजा भोज का सरस्वती कंठाभरण और सम्रांगण सूत्र, ये सब मैंने लिखवाया था, याद आ रहा है, प्री मिडिवल में। यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या यस हुआ, सर। 1305 की बात करते हैं। 1305 में यहाँ पे किसने कब्जा कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। धीरे धीरे वो सब कुछ कॉन्कर कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, जो इंडिपेंडेंट होना ये शुरू हुए, ये कब हुए? तुगलक डायनेस्टी के बाद। मैंने बताया था जब भी कोई साम्राज्य वीक होगा, वीक सक्सेसर्स आएंगे, तो उसका जो एक्सटेंट होगा, मान लो इतने में फैला हुआ है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। एक मैंने पढ़ाया था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, एफएसटी के बाद जो राजा आया था, उसके टाइम में दिल्ली सल्तनत कहाँ तक सीमित हो गई थी? कौन बताएगा? सर किलो खरी। नहीं नहीं, सॉरी किलो सर। खरीद, पालम। नहीं नहीं, पालमपुर या। पालम पालम पालम, दो ही बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ, शोभा और शिवानी, बाकी किसी को कुछ नहीं याद, सब सपाचट। पालम। ठीक है। तो जब ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम तक आते आते, उधर आप देखेंगे ये रीजनल किंगडम्स का इमरजेंस होना शुरू हो गया। हमने यही तो पढ़ा। बाद में सैयद लोदिया, लोदियों के बाद तो और ये हो गए, फिर बाद में मुगल आ गए। मुगल सभी हम पढ़ेंगे आगे। इस बीच के दौरान जो रीजनल किंगडम्स उभरे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जौनपुर हम पढ़ चुके, अहूम के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अभी कश्मीर, बंगाल, गुजरात और राजपूताना बचा हुआ है। राजपूताना बाद में लेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, बड़ा है वो। तो मालवा पढ़ रहे हैं अभी। तो मालवा का जो गवर्नर था,
जो कि एफएसटी का भी अपने आप में कौन हुआ करता था, सूबेदार दिलावर खां, उसने इंडिपेंडेंस घोषणा कर दी। उधर हमने देखा 1390 तक आपकी तुगलक डायनेस्टी बिल्कुल वीक हो गई, और 1398 में किसने आक्रमण कर दिया था दिल्ली पर? हम्म, पन्ने पलटो देखो, ऐसे तुम लोग याद करोगे नहीं। पलटो पन्ने, 1398 में किसने आक्रमण किया था दिल्ली पे, जहां से दिल्ली सल्तनत की कमर चरमरा गई थी? सर वो तैमूर। बताओ, इतना तुम लोग को नहीं याद है। सर यही तो थे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा सही है, तुम्ही ने एक ने आंसर दिया, बाकी सबको मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या पढ़ाई करी है। पढ़ाने का ना ऐसा मन नहीं करता, और तुम लोग खुद पढ़ते रहना जहां से पढ़ रहे हो। ठीक है, 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया। उसके बाद दिलावर खां, ये बेसिकली गुरीद एम्पायर था जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ा था, मोहम्मद गौरी जहां का था, उन्हीं का कोई एक वंशज, अड़पोता सड़पोता लड़पोता, कौन? दिलावर खां। अभी लिखना मत, सब लिखवाऊंगा। दिलावर खां गौरी, ये सूबेदार हुआ करता था एफएसटी के टाइम। और इसी ने बाद में जब देखा कि सुल्तान नसरुद्दीन महमूद आ गया, और मतलब एफएसटी के टाइम तो ये क्या था, सूबेदार। और जब नसरुद्दीन महमूद तुगलक आया, जो सबसे बिल्कुल छोटे टाइम के लिए रहा और वीक सक्सेसर जिसको कहा जाता है, उसने मालवा का गवर्नर 1390 में इसको बना दिया था। कड़ियां जोड़ो, इसीलिए मैं कहता हूँ रिवीजन जरूरी है। हिस्ट्री अपने आप में सब्जेक्ट बहुत आसान है, अगर चीजें याद होंगी तब तो लिंक हो के चीजें आगे समझ में आएंगी, वरना पोथी पोथी बन जाएगी और कुछ याद नहीं रहेगा, सब गुड़ गोबर कर लोगे। ठीक है, तो अलाउ फिर से आ जाओ वापस। अलाउद्दीन ने 1305 में किया कब्जा, उसके बाद 100 150 साल, मोटा मोटा मान के चलो 100, मतलब और कितना, 190 साल तक ये दिल्ली सल्तनत के कब्जे में रहा। जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद वीक सक्सेसर आए, तो उन्हीं का एक मालवा का गवर्नर दिलावर खान गौरी, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और मालवा में गुरीद डायनेस्टी, गुरीद वंश की स्थापना करी। फिर ये देखते हैं कि इसने जो राज किया वो होशंग शाह के नाम से किया। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? इतना लिखवा दूं पहले? हाँ यस ना? सर। यस ठीक है, सर। लिखो, बैकग्राउंड सर लिखो। हाँ बोलिए। सर जो ये मतलब दिलावर खान आए तो ये, वो तो मतलब थे तो गौर के, तो यहाँ पे मालवा पे इन्होंने शासन किया था। शासन क्या किया था बताया तो, अभी लिख, मैंने क्या बताया कि दिलेवर खान गौरी प्रशासक हुआ करता था, गवर्नर किसके अंडर में, तुगलक वंश में। मालवा का गवर्नर लगा दिया भाई। ऑफ अच्छा कोर्स यस सर। मोहम्मद गौरी मर गया, लेकिन जब आदमी आता है तो उसके कुछ वंशज थोड़े बहुत तो बच जाते हैं, कुछ अफगान तो यहाँ थे। यस तो सर यस सर। उन्हीं में से बहुत दूर का रिश्तेदार समझ लो, बिल्कुल दिलावर खान गौरी, सरनेम से मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें ये नाम भी याद नहीं रखना। तुम्हें नाम याद रखना है होशंग शाह, जिस नाम से इसने रूल किया। लेकिन पता होना चाहिए होशंग शाह कहाँ से पैदा हो गया एकदम, तो पता होना चाहिए कि दिलावर खान गौरी ही होशंग शाह, गंगाधर ही शक्तिमान है। चलो लिखो, लिखो। वो लिख लिया था पहले जो लिखवाया था, क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या मांडव लिखा था? प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ मंदिर से है। हाँ ठीक है, आगे लिखो। मालवा रीजन कंपोज्ड ऑफ प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान। मालवा क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से बना हुआ है। मालवा रीजन कंपोज्ड ऑफ प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की आदत डालो, 2 3 महीने हो चुके हैं, है ना? और यहाँ आदत जल्दी डालोगे लिखने की, तब मेंस में आंसर आप लिख पाओगे, है ना बेटा? यस सर। आगे लिखो। ये भी एक तरह की सल्तनत ही थी, इसको भी बोलते थे मालवा सल्तनत, वर्ड भी तुम कई जगह पढ़ोगे, मालवा सल्तनत बोल देते हैं इसको। ठीक है, आगे लिखो। द मालवा सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दिलावर खान गोरी।
मालवा सल्तनत was established by दिलावर खान गौरी in 1392 by declaring independence from Delhi सल्तनत, ब्रैकेट में तुगलक लिख लेना। मालवा सल्तनत की स्थापना दिलावर खान गौरी ने 1392 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तुगलक शासकों से स्वतंत्रता की घोषणा की। Malwa Sultanate was established by Dilawar Khan Gauri in 1392 by declaring independence from Delhi Sultanate, ब्रैकेट में तुगलक। ठीक है, 1392 में इसने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और बाकी ये चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है, पता ही है आपको कि इससे पहले 1305 में किसके अंडर में था, ये अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत में था, और अब इसने यहाँ पे इंडिपेंडेंट घोषित कर दी। ठीक है, लिखो दिलावर खान was सूबेदार ऑफ एफएसटी। दिलावर खान was सूबेदार, इंग्लिश वाले भी सूबेदार ही लिख लेना, was सूबेदार ऑफ एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था। दिलावर खान गौरी फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था, जिसको सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने, जिसको सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने, विशाल माइक ऑन करो, विशाल आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आ रही है। छोड़ो, मत करो रिप्लाई। चलो ठीक है, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने मालवा का प्रशासक बनाया था। दिलावर खान गौरी was सूबेदार of FST who was made governor of Malwa by Nasruddin Mahmud Tughlaq, who was made governor of Malwa by Nasruddin Mahmud Tughlaq। ठीक है, समझ में आ गया इतना? कुछ रह गया है, दोबारा रिपीट करूं? चलो आगे लिखो, गुरीद डायनेस्टी। सर मैं कुछ पूछूं? कुछ क्यों, बहुत कुछ पूछो, क्या है पूछना, बताओ। सर ये मालवा डायनेस्टी में, मालवा में जो परमार का शासन था उस टाइम भोज परमार ने जो भोजशाला की स्थापना की थी, जिसमें वाघ देवी का, उसी पर शायद ना भी चल रहा है हाँ करंट उसी में। पे चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी न्यूज, करंट की न्यूज कह रही हो ना आप, ASI जहाँ पे जी सर्वे कर रही है। जी। और किसी ने पढ़ी है या न्यूज? यस सर, मैंने पढ़ी है। मैंने तो पूरी इसकी हिस्ट्री पढ़ ली सर, मतलब क्या चलो था अच्छी बात कैसे। है, गुड गुड। देखते रहा करो यार तुम लोग न्यूज़पेपर, है ना। लिखो गुरीद डायनेस्टी, गुरीद वंश। ठीक है, पहला शासक कौन हुआ? दिलावर खान गौरी, या सीधे लिखो होशंग शाह। होशंग शाह लिखो। ही वॉज एन अफगान गवर्नर अपॉइंटेड बाय तुगलक सुल्तान ऑफ दिल्ली। वो तो लिखवाई दिया पॉइंट, इसे लिखने की जरूरत नहीं है भाई, नसरुद्दीन, हम पता ही है ना। ठीक है, लिखो इसमें वो लिखो दिलावर खान गौरी, इसी में लिखना होशंग शाह में, दिलावर खान गौरी established गुरीद डायनेस्टी या गुरीद रूल इन मालवा एंड रूल्ड विद द नेम ऑफ होशंग शाह। दिलावर खान गौरी ने
मालवा में गुरीद वंश की नींव रखी और होशंग शाह के नाम से शासन किया। दिलावर खान गौरी ने मालवा में गुरीद वंश की नींव रखी एवं होशंग शाह के नाम से शासन किया। दिलावर खान गौरी established Ghurid dynasty over Malwa and ruled with the name Hoshang Shah. लिखा? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको रुको, गलत लिखवा दिया। दिलावर खान गौरी ही लिखो पहले, काटो इसको। दिलावर खान गौरी ही लिखो, होशंग शाह इसके बाद आएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। काट दो इसको, दिलावर खान गौरी ही लिखो, ठीक है। इसने बेसिकली क्या किया, इंडिपेंडेंस जो डिक्लेयर करी अपने आप को। एक चीज होती है रियल फाउंडेशन ऑफ किसी चीज की, है ना, वो वाले लाइन काट देना पूरी, जो पहला पॉइंट लिखवाया उसको काट देना। अभी ये सुन रहा हूँ शिवानी। इसने क्या किया, जब यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने इसको क्या बनाया था गवर्नर, 1392 के आसपास की बात है। जब इसको गवर्नर बनाया तो ऑफ कोर्स इसके मन में कहीं ना कहीं खोट आया, यार ठीक है मुझे गवर्नर बना दिया, मैंने पहले भी बहुत सेवा करी है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में मैं सूबेदार था, और अब ये इतने काम काज का तो लग नहीं रहा, वीक सक्सेसर है। तो इसने धीरे धीरे क्या किया, जब ऐसी चीज होती है, जब रीजनल किंगडम इमर्ज करते हैं, तो आप किसी से इंडिपेंडेंस कैसे करोगे। कोई ये तो नहीं है कि आपने फतवा जारी करवा दिया हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ। होता क्या था, ये टैक्स पे करते थे दिल्ली सल्तनत को। कोई भी एक बड़ा राजा होगा, उसके आसपास के छोटे राजा या छोटे किंगडम उसे टैक्स पे करते थे, तो इसने टैक्स पे करना बंद कर दिया था। यानी इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। हालांकि बाद में जब ये, इसका शासन ही छोटा है, मैं थोड़ा दिमाग कहीं और था, 4 साल ही शासन करा इसने। इसके बाद इसका बेटा आता है अल्प खां, वो होशंग शाह के नाम से रूल करता है, ठीक है। तो दिलावर खान गौरी में एक पॉइंट लिखो, अभी सुन रहा हूँ शिवानी तुम्हारी बात, लिखो। और क्या लिखा था पहला पॉइंट, ही, हाँ वो वाला लिख लेना, ही फाउंडेड गुरीद डायनेस्टी ओवर मालवा, बस, एंड रूल्ड विद द नेम ऑफ होशंग शाह, वो काट देना, वो इसका बेटा था। सर इसने क्लियर हो गया, मालवा में यही था मेरा क्वेश्चन। एक्चुअली है क्या ना, आरुष सर आने वाले थे रूम बनाने के लिए, मेरे को इधर कंप्यूटर भी देखना पड़ रहा है, कौन कौन बच्चे हैं, तो 3-4 जगह से दिमाग होता है, तो इसलिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। नो वरीज, ठीक है। तो यही था ना डाउट। अच्छा इसने, हाँ तो इसमें एक पॉइंट लिखो दिलावर खान गौरी में, लिखो, ही स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस टू दी दिल्ली सल्तनत। इसने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। इसने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस टू दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हुआ क्या था, इसका बेसिकली ये दिलावर खान 1392 में तो इसने इंडिपेंडेंट कर दिया। राज जो इसका था वो 1401 से 1405 था। हुआ क्या, जब इसने इंडिपेंडेंट घोषित किया इनडायरेक्टली, यानी टैक्स पे करना बंद किया 1392 के आसपास, उसके बाद 3-4 साल बाद, तो मतलब 5 साल बाद 1398 में तैमूर ने आक्रमण कर दिया। जब तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया, भले ही ये अपने आप को इंडिपेंडेंट अभी कर रहा है, पूरी तरीके से किया नहीं है ऑफिशियली, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के प्रति इसकी वफादारी तो बनती है, लेकिन मन से ये नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट भी करना है अपने रूल को। तो जब तैमूर का आक्रमण हुआ, तो ये भाग गया गुजरात की तरफ। अब आगे गुजरात का भी पढ़ेंगे, गुजरात है ना, ये मालवा रीजन और ये गुजरात, तो ये गुजरात के सुल्तानों की तरफ भाग गया। और बाद में
ये वापस आता है जब देखता है कि तैमूर के हमले का थोड़ा असर कम हुआ, वो वापस जा चुका है। फिर ये आता है और तब 1401 में पूरी तरीके से ऑफिशियली कहता है कि भाई साहब हम अलग हैं और मैं यहाँ पे इसकी स्थापना कर रहा हूँ। बाद में इसकी किन्हीं कारणों से डेथ हो जाती है और इसका बेटा जो कि होशंग शाह के नाम से रूल करता है, अब लिखो इसके बारे में। ये लगभग करता है भाई साहब 29 साल रूल। ठीक है, होशंग शाह, इसका नेम लिखो, रियल नेम, वास्तविक नाम। अल्प, हाँ, वास्तविक नाम अल्प खां। लिखो इसमें, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू मांडू फ्रॉम धार। इसने कैपिटल पहली बार बनाई थी मांडू को। पहले मैंने बताया था परमाणु के टाइम कैपिटल क्या थी, धार बताया था मैंने, धार। इसने क्या कहा कि भाई धार थोड़ा सा दिल्ली, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन होता क्या है, आप लोग भी कल जब आईएएस बनेंगे, आपको ट्रेनिंग में लवासना में सिखाया जाएगा, ये नॉर्मल होता है कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप जब भी राजा आएगा, हिस्ट्री से हमने यही सीखा है, पहले वो प्रशासन में चेंज करेगा नीचे। आप जैसे ही बनेंगे 1 डेढ़ महीने तो, मेरे फादर बताते हैं, जैसे कोई भी आईएएस होता है, बिल्कुल आप गए नए नए आईएएस आईपीएस ऑफिस में, पहले दिन एक रखा है रजिस्टर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ तुम लोग को मैं। रजिस्टर है, तुम्हें नहीं पता ये कहाँ है, यहाँ और छोटे छोटे मुलाजिम है, ठीक है, तुम इनके पास गए, तुमने कहा ये रजिस्टर क्या है, क्या है ये रजिस्टर, क्या होता है इससे। उसने तुम्हें बताया, अरे साहब इसमें ये करते हैं, हम ये नोट करते हैं, फला फला फला, पूरा उसने बता दिया, तुमने समझ लिया। आफ्टर 10 डेज तुम दोबारा ऑफिस में आए और तुमने कहा इनको हड़का के, रजिस्टर कहाँ है, मेंटेन क्यों नहीं हुआ। आप देख रहे हो शिफ्ट, राजा कैसे बनोगे तुम लोग, ऐसे ये सब ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। जब वो आया तब कह रहा है रजिस्टर क्या है, क्या करते हो इसका, क्या करते हैं इसमें, क्या यूज है इसका। समझा दिया, समझ लिए चीज। अब 10 दिन बाद रूल करेगा और बोलेगा रजिस्टर कहाँ है, मेंटेन क्यों नहीं हुआ अभी तक, तलब करो इसको, करो इसको सस्पेंड, पोस्टिंग करो इसकी कहीं और। तो ये सिखाया जाता है, और सीखा कहाँ से, इतिहास से। अब आप देखो, नया राजा बना, उसने तुरंत कैपिटल शिफ्ट करी। ऐसे ही जब आप आओगे, आप बने, तो आप देखोगे अच्छा ये काम ऐसा हो रहा, तुरंत ट्रांसफर पोस्टिंग। जितने एसडीएम है, ठीक है, एसडीएम आप यहाँ पे लगे हुए हैं बदायूं में, ठीक है, यहाँ से जाइए आप दूर, कर दिया उसको बलिया, भेज दिया दूर, उसको यहाँ कर दिया। ऑफ कोर्स एक ज्यादा ही अगर कोई ये करता है तो लॉन्ग टर्म में चीजें खराब भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक बेसिक है जो सिखाया जाएगा आपको लवासना में, और भी बहुत चीजें सिखाई जाएंगी, वो आप यहाँ से समझो। जैसे ही ये आया, इसने देखा, ऑफ कोर्स इसके और स्ट्रेटेजिक महत्व भी होंगे, उसको लगा कि धार में खतरा ज्यादा है तो उसने मांडू कर दिया। लेकिन ये चीजें नॉर्मल जीवन में भी जब आप अधिकारी बन जाते हैं तो ये लागू होती है ना। लिखो, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। इसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया, और मांडू का नाम बदलकर, एंड रीनेम्ड मांडू एज शहीदाबाद। और मांडू का नाम बदलकर सैदाबाद कर दिया। ही रीनेम्ड मांडू एज शाहिदाबाद, विच लिटरली मीन सिटी ऑफ जॉय। हाँ, सर ये मतलब दिलत खान गोरी में लिखवा रहे थे उसके बेटे में। बेटा बेटा दिलावर खान तो मर गया, पहुंच गया ऊपर होशंग शाह। सर वॉइस ठीक से नहीं आ रही थी इसलिए मैं नहीं सुन पाई। हम्म, ठीक है, क्या लिखा पॉइंट। सर which इसने literally थार means की city of राजधानी, joy. हाँ, एक जना बोलो, हाँ, अब बोलो, एक तो बोलो।
अरे क्या लिखा आखिरी पॉइंट यार? सर सर इसमें which literally means city of joy. विच मीन सिटी ऑफ जॉय, जिसका अर्थ है खुशी की नगरी। आगे लिखो। ही इस्टेब्लिश्ड सिटी ऑफ होशंगाबाद, इसने होशंगाबाद शहर की नींव रखी। ही इस्टेब्लिश्ड सिटी ऑफ होशंगाबाद एट द बैंक्स ऑफ, कौन सी नदी के तट पर है होशंगाबाद? बताओ भाई एमपी वालों, निर्जला तबस्सुम। सर नर्मदा। अभी भी इसमें भी डाउट है, सर नर्मदा। कन्विक्शन के साथ कहो यार, नर्मदा और क्या। अभी तो उसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम कर दिया सरकार ने अब इसका? नर्मदापुरम। तुम लोग को अपने Yes स्टेट का sir. नहीं पता है तो तुम्हें क्या, तुम इतिहास पढ़े क्या? इतिहास बड़े बनेगा क्या, गुंडा बनेगा रे? है? अपने स्टेट के तुम, आप लोग महारथी होने चाहिए यार। कौन सी नदी निकल रही है, कौन सी रेंजेस हैं, इस पे ध्यान दो यार। कब से बोल रहा हूं मैं, 3 महीने से ऊपर हो गया। ढाक के 3 पात, कोई सुधार नहीं है। ही स्टेब्लिश सिटी ऑफ होशंगाबाद एट द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, इसने नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद नामक नगर की स्थापना की। और अभी 1-1.5 साल पहले ही होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये करंट का फैक्ट लिख सकते हो। इसके गुरु थे एक सूफी संत, लिखो, या पीर लिख लेना, गुरु ही लिखो। हिज गुरु वॉज बुरहानुद्दीन। बुरहानपुर एक जगह है ना एमपी में। Yes, sir. शेख बुरहानुद्दीन। अच्छा हुआ क्या था इस टाइम, उधर तैमूर का अटैक था, वो तो ठीक है। उसके बाद जहां इसने शरण, मतलब जो इसके पिता ने शरण दी थी गुजरात के पास, बाद में अपना इंडिपेंडेंट किंगडम कर दिया। जब हम गुजरात पढ़ेंगे तो वहां पे मुजफ्फर शाही डायनेस्टी एक है, उसका जो रूलर था मुजफ्फर शाह, उसने अटैक करना शुरू किया। वो बोला अच्छा, तेरा बाप हमारे यहाँ शरण लेने आया था और अब तेरी इतनी मजाल कि तू अपना इंडिपेंडेंट रूल चलाए। तो ये आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है इन तीन में। राजस्थान में मेवाड़, इधर गुजरात, और ये आपका मालवा, काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और इन कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा सबसे सुपीरियर कौन रहा है, बताओ? सब हाँ ना, मेवाड़। बोलो भाई। मेवाड़। यस, ऑलवेज हाई। एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों मिलके भी अटैक करेंगे तो भी चप्पलें लेके भगाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इंडिया है, तो लिख देते हैं इंडियन हिस्ट्री एक तरफ और राजस्थान हिस्ट्री एक तरफ। राजस्थान में भी राजस्थान का इतिहास एक तरफ और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ। इसीलिए जब हम ये पढ़ेंगे ना, मेवाड़ मारवाड़ राजपूताना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें टाइम भी लगेगा। नॉर्मली हम देख रहे हैं जौनपुर एक क्लास में खत्म हो गया, अहोम हो गया, हालांकि ये क्लास के भी नहीं है। मैं तुम लोगों को धीरे धीरे लिखवा के 2 भाषाओं में लिखवाता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। वरना 20-20 मिनट के टॉपिक नहीं है। तुम कहीं भी देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, किसी किताब उठा के देख लेना, आधा पन्ना होगा, एक पैराग्राफ लिखा, खत्म, अगला किंगडम। चाहे एनसीईआरटी उठा के देख लेना, चलो एनसीईआरटी करते हो, एनसीईआरटी में जाके देखना रीजनल किंगडम्स के बारे में कितना लिखा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चंस लेकिन आ सकते हैं और आए हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे करा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो हिज गुरु वॉज शेख बुरहानुद्दीन। उनके गुरु बुरहानुद्दीन थे। हाँ लिख लिया। तो मैं क्या बता रहा था, तो फ्रीक्वेंट अटैक होने लगे थे किसके, गुजरात मुजफ्फर शाह के। अभी हमें एक रीजन और पढ़ेंगे, एमपी में ही पड़ता है, खानदेश। क्या पड़ता है? खानदेश। वहां पे फारूकी रूलर्स रूल करते थे। तो इसने क्या किया, होशंग शाह ने मैट्रिमोनियल अलायंस करी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, खानदेश के राजा जो थे, मलिक फारूकी करके थे, मलिक फारूकी, उनकी बेटी से इसने विवाह कर लिया।
उससे क्या होगा भाई, अब तो तुम जवाई बन गए उस स्टेट के, कल को तुम पे आक्रमण होगा तो वहां की भी फौज आएगी। तो इसने मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे। लिखो अगला पॉइंट। His kingdom was facing frequent attacks from the rulers of Gujarat. इसके राज्य को गुजरात के शासकों द्वारा हमलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं नाम नहीं लिखवा रहा, गुजरात के मुजफ्फर शाह थे, उसका उसका बेटा अहमद शाह था। और जब गुजरात पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, अभी सिर्फ पॉइंट लिख लो, ताकि जब तुम दोनों चीजें पढ़ो कनेक्ट करके पढ़ना। और जब 1 महीने बाद ये मिडिवल हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी, फिर तार बैठाना इधर से उधर। अच्छा, दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद रीजनल किंगडम्स आए, वो आपस में कैसे लड़ रहे थे, है ना। हिज किंगडम सर वाज फेसिंग फ्रीक्वेंट, हाँ सर प्लीज लाइन रिपीट कर दीजिए ये वाली। बेटा कर तो रहा था, बोलने तो दो, धैर्य रखो थोड़ा। हिज किंगडम वाज फेसिंग फ्रीक्वेंट अटैक्स फ्रॉम द रूलर्स ऑफ गुजरात। इसके राज्य को गुजरात के शासकों के द्वारा हमले का सामना करना पड़ रहा था। इसके राज्य को गुजरात के शासकों के द्वारा हमलों का सामना करना पड़ रहा था। अतएव या इसलिए इसने खानदेश के राजा या खानदेश के शासक मलिक नहीं है। हम्म तो होशंग शाह डिड मैट्रिमोनियल अलायंस विद खानदेश रूलर मलिक फारूकी। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, वीक सक्सेसर, वेरी इनकॉम्पिटेंट। तो इसके में दो ही पॉइंट है, सिर्फ लिख लो रियल नेम। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए लिखवा रहा हूँ, गजनी खान। और डायनेस्टी कौन सी है, तो आगे गौरी भी लगा लेना, तो ये गजनी भी है गौरी भी है ना। गजनी खान। अगला इसी में लिख लो, ही वॉज अ वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर। ही वॉज अ वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर। यह एक कमजोर व अयोग्य शासक था। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज वजीर। इसका वजीर होता था कौन, महमूद खान। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज वजीर महमूद खान। इसकी जगह इसके वजीर महमूद खान ने ले ली। एंड एस्टेब्लिश्ड खिलजी डायनेस्टी इन मालवा सल्तनत। एक और खिलजी अभी पढ़ोगे तुम लोग। और मालवा सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश लिख लिया पॉइंट। ही वॉज अ वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर। ही वॉज डिपोज्ड बाय या रिप्लेस्ड बाय हिज वजीर महमूद खान, हु एस्टेब्लिश्ड खिलजी डायनेस्टी ओवर मालवा सल्तनत, जिसने मालवा सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना करी। दो ही वंश है, ठीक है, गुरीद और ये, है ना। अब तुम लोग बार बार नए नए नाम याद नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसी हिस्ट्री रची गई है कि बार बार वही डायनेस्टी बदल बदल के आ रही है। अब पहला शासक लिखो इसमें। सर डिफरेंट होता तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि उसमें याद कर पाते। अब ये मिक्स मिक्स हो जा रहा है सर उसी में सर। नहीं हो जाएगा, ये भी याद होगा, मैं बताऊंगा ना कैसे। लिखो महमूद शाह। महमूदी लिखा था, हाँ महमूदी है ना। महमूद शाह, या इसको सिंपली हम बोलते हैं, जो इसका फेमस नाम है, महमूद खिलजी फर्स्ट। कब से कब तक, 1436 से 69 ईस्वी। यही वाला नाम तुम लोग को याद रखना है बस, महमूद खिलजी फर्स्ट।
अच्छा अब ये बताओ टोटल कितने खिलजी पढ़े हैं आपने अभी तक मिडिवल हिस्ट्री में? बताओ, एक जना कोई कौन बताएगा? बताओ भाई। माइक ऑन करो, मैं पूछूं वरना मैं नाम बोलूंगा, तब तो माइक ऑन करना ही पड़ेगा। अपने आप को ही बोल दो वॉलेंटियर होके। कितने खिलजी पढ़े हैं अभी तक प्रोमिनेंट? सर 5। नाम बताओ, 5 6 7, ये सब नहीं, ऐसा तुक्का थोड़ी सर मारना है। हाँ सर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और ठीक है, बस और? हाँ सर बता रही हूँ। सर नसीरुद्दीन खिलजी। नहीं ये सब मत बताओ यार, वो सब तो उसी डायनेस्टी के हो गए। प्रोमिनेंट जलालुद्दीन अलाउद्दीन, और एक ये हो गया महमूद कुतुबुद्दीन खिलजी, और? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अरे बेटा वो तो उसी डायनेस्टी का हो गया, उसको छोड़ दो। एक खिलजी वो पढ़ लिया, पूरे उसी में हो गए। अलाउद्दीन वाला पूरा एक परिवार हो गया, अलग हटाओ। एक ये हो गया महमूद खिलजी जो अभी पढ़ रहे हैं। एक और कौन है? प्रीतिशा माइक ऑन करो अपना। हेमेंद्र माइक ऑन करो। और निर्जला, बताओ। सर तीन मिलके बख्तियार एक एक। खिलजी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कहाँ था ये, कौन था? सर इसने वो मंदिर डिस्ट्रॉय किया था। यार ये तो बहुत लेम आंसर है, वो तो सभी ने किया है। कोई स्पेशल काम जो उसने किया हो? वो नालंदा सर हाँ वो यूनिवर्सिटी। नालंदा। हाँ, सर सर कुतुबुद्दीन तो था नालंदा तो इसी। यूनिवर्सिटी। हाँ? सब तुम लोगों सर ने ना, सर ये वही मतलब। तो था, पता नहीं सर, जो कुतुबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन वो बनवाया था कुतुब मीनार, तो इन्हीं के याद में तो बनवाया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। वो अच्छा इसकी कुतुबुद्दीन याद में बख्तियार, बनवाया था? नहीं 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 नहीं, वाह सॉरी भाई सर, वो वाह। बख्तियार खिलजी नहीं, सॉरी सर। मतलब इसके इसकी याद में बनवाएगा, अपने अपने जो अपना कमांडर है उसकी याद में बनवाएगा वो कुतुब मीनार। क्या करते हो यार? और कुतुब मीनार, कुतुब नाम कहाँ है इसका? बख्तियार नाम है इसका, बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक सब भूल गए सर। आप सुन रहे हो ना? ये लोग बिल्कुल लेश मात्र कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है इनमें से, एक हाथ को छोड़ दिया जाए तो। सुन लिया सर मैंने। और ये अभी सुना है आपने? अभी तो इससे पहले का कुछ नहीं याद, परमार क्या थे सब भूल गए। और बिल्कुल मतलब क्या बताऊं मैं। श्वेता भी है। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, एक उसका प्रशासक था इल्तुतमिश, एक कोबाचा, एक यलदोजी, और एक इधर बंगाल में बख्तियार खिलजी नहीं भेजा था? यस सर। मैं तुम लोग को कनेक्ट करवा रहा हूं ताकि ये खिलजी खिलजी जो हो गया इसमें कंफ्यूज ना हो, कोई पूछे तो एकदम बता पाओ। क्योंकि कितनी आजकल यूट्यूब के शॉर्ट्स जो तुम लोग देखते हो, इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, पढ़ने वाली भी, उसमें भी मैंने देखा है 36 गलतियां हैं। अवध ओझा की आवाज डाल दी, वो बता रहे हैं कि एक मालवा का शासक हुआ है महमूद खिलजी, राणा सांगा ने और कुम्मा ने उन्हें खूब मारा, और फोटो लगा दी उसने अलाउद्दीन खिलजी वाली, रणवीर सिंह की। बात हो रही है बख्तियार खिलजी की, फोटो लगा दी। कुछ तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। इन सब में सबसे पुराना है बख्तियार खिलजी, जो मात्र गवर्नर होता था किधर का, बंगाल बिहार रीजन का, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था। उसके बाद खिलजी अपना ये वाला जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, रणवीर सिंह। और ये अब तीसरा हम अलग पढ़ रहे हैं, मालवा के खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट। बिल्कुल चीजों को कनेक्ट करके चलना। अगर लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं और क्लास कम कर दूंगा, 1 घंटे की पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें तुम्हारा कोर्स ये खत्म नहीं होने का गारंटी बता रहा हूँ। कब से चल रही है मिडिवल हिस्ट्री? 1.5 महीना तो बीच के ऐसे ही निकाल दो, एग्जाम है ये है। तो बाकी जगह देख लेना मिडिवल हिस्ट्री कितनी जल्दी खत्म होती है, 6 7 लेक्चर मैक्सिमम। अभी यूपीएससी का कमेटी बैठने वाली है इलेक्शंस के बाद, पता है किसी को ये न्यूज पढ़ी है? यूपीएससी की रिफॉर्म्स कमेटी इलेक्शन के बाद बैठेगी, उसमें 4 5 ये डिसीजन लेंगे। हो सकता है, ठीक है, आई कैन नॉट गारंटी कि ऑप्शनल हट जाए, अभी नहीं, 1 1.5 साल धीरे करके हटाते हैं, क्योंकि फिर ग्रेस पीरियड भी देते हैं जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है। तो अगर ये हट गया तो बेटा ये बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो बच्चे लंबे हैं 26 27 वाले,
तुम तो बहुत सही से, मतलब तुम्हें ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप को कि अभी उन्होंने पढ़ने को भेज दिया तुम लोग को। समय रहते पढ़ लो अभी। प्यार से भी समझा लिया, डांट के भी समझा लिया, लेकिन कोई असर नहीं है। मैं भी टेस्ट वेस्ट कहाँ बनाता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता, क्यों बनाऊं मैं? पढ़ते तुम लोग हो नहीं। पहले मैं ग्रुप पे इतनी करंट की चीजें भेजता था, मैंने देखा मैं एक बेट फेंकता हूँ, सर सुन रहे हो, मैंने इधर भेजना कम कर दिया। एक बच्चे का मैसेज नहीं आया सर आप वो भेजते थे अब आप भेजते नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा है। जो पढ़ लिया उसी को समझते हैं कि हमने बहुत चीज कर ली, और उसमें से भी अभी क्वेश्चन पूछ लूं कुछ नहीं याद होगा। तो तुम सर लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, राम जाने, सीरियसली आई एम सॉरी न्यूज टू से। है ना, तो वो भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वो कह तो देंगे कि सर हमें न्यूज़पेपर चाहिए। सिर्फ मुश्किल से यहाँ 8 बच्चे दिख रहे हैं, 7, इसमें से मुश्किल से 3 होंगे ऐसे, 4 हो जाएंगे जो कायदे से पढ़ रहे हैं, वरना किसी के साथ हो सकता है अपनी भी समस्याएं हो। लेकिन ठीक है, समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जो पढ़ा है उसको तो याद रखो। हम मान रहे हैं 1 महीना आपके एग्जाम्स में खर्च हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन जो पढ़ा वही भूल गए, तो फिर या तो वो पढ़ा नहीं, क्या मतलब है इस चीज का? वक्त है, वक्त रहते सुधर जाइए। चीजें लगती हैं आसान, उतनी आसान है नहीं, और इतनी कठिन भी नहीं है। अब जैसे मैंने नहीं 3 बता दिया, अब इसको भूलोगे नहीं, है ना? और बता दूं, और ढंग से इसकी लो, अभी तुम्हारे बोलते बोलते दिमाग में ट्रिक आ गई, अल्फाबेटिकली याद कर लो। बख्तियार खिलजी सबसे पहले, जलालुद्दीन खिलजी उसके बाद, और फिर महमूद खिलजी, BJM। अल्फाबेटिकली हो गया, अब याद रहेगा। जलालुद्दीन वाले में अलाउद्दीन, और ये मेन खिलजी डायनेस्टी है जो इंडियन लेवल हम पढ़ते हैं। ये सिर्फ एक गवर्नर था, कोई डायनेस्टी नहीं थी। और ये मालवा वाले M to M, मालवा में महमूद खिलजी। यार 36 तरीके हैं, पढ़ना चाहो तो। मैंने कभी इसको याद नहीं किया, अभी बोलते बोलते ये ट्रिक बन गई। ट्रिक भी, और ये मैं कभी ट्रिक की एडवोकेसी नहीं करता, क्योंकि तुम लोग कोई पटवारी या सिपाही या दरोगा का फॉर्म नहीं भर रहे हो, UPSC IAS बन रहे हो, तो ट्रिक व्रिक के चक्कर में तो नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ते हैं चीजों को मन से, तो आप स्वतः ही उसकी कोई ना कोई बना लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी डेट आई, उसको आप ऐसे कर सकते हो, अच्छा मेरे दादाजी इस सन में पैदा हुए थे, पर चलो तुम लोग तो और छोटे परदादा होंगे, अपनी 4 पीढ़ी के तुम लोग को नाम नहीं पता होगा। अभी मैं पूछ लूं अपने पिता का तो चलो पता ही होगा, दादा का, परदादा का, और परदादा के भी फादर का नाम बता दो, नहीं पता होगा। तो तुम्हें इतिहास कहाँ से याद हो जाएगा जब तुम्हें अपना ही नहीं पता इतिहास, खुद का तुम क्या, तुम्हारी लीनियज है। अगर पिछली 4 पीढ़ियों के तुम्हें खुद के नाम नहीं पता, तो ये तो कभी जीवन में याद नहीं होगा। जो इंसान अपने परिवार में इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो क्या करेगा? चलो लिखो। ठीक है, तो मालवा से याद रखना महमूद खिलजी, कंफ्यूज मत करना। लिखो इसमें रूल लिखिए, 1436 से 69। लाइट चली गई यार। लिखो, होशंग शाह गेव हिम टाइटल ऑफ खान। होशंग शाह ने इसे खान की उपाधि दी। अंडर हिज रेन, REIGIN, इसके शासन काल में, अंडर हिज रेन, इसके शासन काल में, अंडर हिज रेन मालवा सल्तनत रीच्ड इट्स जेनिथ। मालवा सल्तनत अपने शीर्ष पर पहुंची। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, ध्यान रखना। इंडिया का मैप, ठीक है, ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा गुजरात वाला रीजन, ये हो गया राजस्थान का, और राजस्थान में भी ये रीजन हो गया मेवाड़, है जी। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये हो गया मालवा। तो आपस में इनके काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। स्टोरी लाइन जो पूरी है वो मैं जब मेवाड़ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक राणा हुए हैं वहां पे, राणा मोकल, ठीक है, राणा मोकल।
इनकी हत्या कर दी और इनके ही बेटे थे राणा कुंभा। तो जिन लोगों ने हत्या करी थी उनमें 3 लोग थे, चाचा, मेरा, महपा परमार। तब बात करेंगे, अभी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों में से 2 लोगों को इस महमूद खिलजी ने शरण दे दी थी। फिर से सुनना, मेवाड़ के राणा कुंभा के फादर की जिसने हत्या करी, उन हत्यारों को शरण दे दी मालवा के महमूद खिलजी ने। कुंभा जी ने कहा कि भाई साहब लौटा दो, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने इनको नहीं लौटाया देन यू विल हैव टू फेस द हीट। मैं आऊंगा, उसको तो लेके ही जाऊंगा, और तेरा तो क्या हाशर करूंगा वो तो ही जाने। महमूद खिलजी नहीं माना। इसके बाद इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। लिखो बैटल का नाम, बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध। महाराणा कुंभा आए और हमला किया। कब हुआ ये? 1437। डेट मत याद रखना, जस्ट बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए। अब यहाँ 1437 है, तो दिमाग चलना चाहिए। जितना भी अभी तक पढ़ा है, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो खैर चलो 47 के बाद है। इस टाइम और क्या हो रहा है? तो अभी तो हिस्ट्री पढ़ी है, तो सोचो क्या हो रहा है। दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, इधर और क्या चल रहा है। 1336 में नीचे विजयनगर अंपायर है, 1437 में वहां क्या हो रहा है, बहमनी में क्या हो रहा है, ये सब अपने दिमाग में इंडेक्सिंग करो। और जिस दिन ये इंडेक्सिंग हो गई, तुम ऐसे कहानी नरेट करोगे दूसरे को, तुम खुद पढ़ा सकते हो। और जिस दिन तुम कोई भी चीज, कोई भी दूसरे को समझाने के लिए सक्षम हो, उस दिन समझना वो चीज तुम्हें आ गई है। वरना पढ़ के रट के चीजें उस टाइम तो याद रहेंगी, 2 महीने बाद हवा हो जाएंगी, जैसे हुआ है आप लोग के साथ। ठीक है, तो अभी भी सुधर जाओ। सारंगपुर का युद्ध, सुनो क्या हुआ। कहानी इसकी विस्तार से बताऊंगा जब मेवाड़ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी बैक स्टोरी बताऊंगा, है ना। इसमें बेसिकली मैंने अभी इतना याद रखो, राणा मोकल एक थे, उनके बेटे राणा कुंभा। तो राणा मोकल को जब मार दिया, उनके हत्यारों को शरण दे दी किसने? महमूद खिलजी ने। और राणा कुंभा ने आक्रमण किया, और भाई साहब जो भिगो भिगो के मारा है, मारा तो मारा, महमूद खिलजी को 6 महीने के लिए बंदी और बना लिया। बंदी बना के अपने पास रखा। फिर उनके दरबार में एक थे, उन्होंने बोला भाई साहब जान दो इसको, कुंभा जी, राणा साहब, कुछ नहीं रखा, ये ऐसा ही है। और सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद 1437 में, आपने सुना होगा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, 9 मंजिली इमारत, उसका निर्माण करवाया। इधर क्या हुआ, जब इसको महमूद खिलजी को पता चला कि यार मेरी तो बहुत ज्यादा इसमें वो हो गई, मिट्टी पलीत, मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा, मुझे तो बहुत भिगो भिगो के मारा, और मैं तो वादे कर रहा था कि हाँ मैं तो शरण दूंगा, कोई तुम बिगाड़ नहीं सकता, और ये तो और विजय स्तंभ और बना रहे हैं। तो इसने अपनी प्रजा को झूठा बताया कि कुछ नहीं हुआ, मैंने हरा दिया उसको। और कई कई लोगों का यह कहना है कि दोनों ही एक दूसरे से ना जीते ना हारे, कुछ इस बैटल का रिजल्ट नहीं था। लेकिन मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको, राणा कुंभा की एक पुस्तक है रसिक प्रिया, अभी मत लिखना, तभी लिखवाऊंगा उसमें। और जो विजय स्तंभ है उसमें साफ साफ वर्णन है इस चीज का कि हमने धूल चटाई है मालवा वालों को। तो इसने भी एक उसको देख देख के, हालांकि वो तो अपने आप में बहुत अद्भुत कृति है, आज मॉडर्न आर्किटेक्चर और साइंस के दम पर भी वैसा स्तंभ बनना नामुमकिन है, लेकिन उस टाइम बनाया महाराणा कुंभा ने। इसने भी देख देख के स्तंभ तो नहीं, 7 मंजिला एक इमारत बना दी, कह रहा है और ये मेरा विजय स्तंभ है। मतलब होता है ना, 2 लोगों में हुई लड़ाई, या छोटे बच्चे जो होते हैं, उसको लगा इसके पास ये चीज है, कह रहे नहीं मेरे पास भी है। तो इसने भी एक 7 मंजिला मांडू में बनवाया था, जो कि क्लेम करता है कि मैं जीता था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लिखो इसमें क्या लिखा था लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था भाई? मेरी आवाज आ रही है तुम सर लोग को? कुछ नहीं लिखा था आपने। अरे कुछ तो नाम लिखवाया नहीं लिखा होगा, था। इस नाम लिखवाया था बैटल ना, ऑफ बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल यही ऑफ तो दादा यार, सारंगपुर लिखा। बोला करो। हाँ, लिखो इसमें, सुल्तान ने या महमूद खिलजी, लिखो महमूद खिलजी गेव रिफ्यूज टू assassins ऑफ राणा मोकल।
असैसिन्स, हत्यारे। महमूद खिलजी ने मेवाड़ के महाराणा मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी गेव refuge to the assassins of Rana Mokal and refused to hand over them to महाराणा कुंभा, एवं महाराणा कुंभा को उन हत्यारों को सौंपने से इनकार कर दिया। ठीक है, लिख लिया। महमूद खिलजी गेव refuge to assassins of Rana Mokal and refused to hand over them to राणा कुंभा। महमूद खिलजी ने राणा मोकल के हत्यारों को शरण दी और उन्हें महाराणा कुंभा को सौंपने से इनकार कर दिया। लिखो महाराणा कुंभा, इसमें ऐसे भी लिखना जैसे मैं पहले लिखवाता था, ये तो तुमने डायरेक्ट लाइन लिख ली, ऐसे लिखना महाराणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। अभी हम देखेंगे महाराणा कुंभा के पोते आएंगे, कौन? महाराणा सांगा, महंतम शासक, और इधर इसका सक्सेसर आएगा, उसका नाम होगा महमूद खिलजी टू। उन दोनों की आपस में लड़ाई होगी और हाशर यही होगा। ठीक है, देखो महाराणा कुंभा डिफीटेड महमूद खिलजी एंड कैप्चर्ड हिम फॉर 6th month, या अरेस्टेड हिम एंड कैप्चर्ड हिम फॉर 6th month। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर उसको 6 महीने के लिए बंदी बना लिया था। महाराणा कुंभा डिफीटेड महमूद खिलजी एंड कैप्चर्ड हिम फॉर 6 months। इसी में स्टार लगा के लिख लेना, बाकी वहां भी डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे। देखो महाराणा कुंभा बिल्ट विजय स्तंभ टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री। महाराणा कुंभा बिल्ट विजय स्तंभ एट चित्तौड़। इसी का एक नाम और है कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति मतलब ना जीत के आए हैं। महाराणा कुंभा बिल्ट विजय स्तंभ टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री। राणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, चित्तौड़। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अगला लिखो बैटल। बैटल ऑफ मांडलगढ़। मांडलगढ़ का युद्ध 1457 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था, इसमें गुजरात वाले भी साथ में आ गए थे। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे अगेन सेम वो चीज हो रही है यहाँ पे। राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। ये इकलौते ऐसे राजा रहे हैं भारतीय इतिहास में, जहां तक मैं जानता हूं, और खासकर राजस्थान और इधर रीजनल किंगडम्स के इतिहास में, तो जो एक भी बैटल नहीं हारे महाराणा कुंभा। सिंगल बैटल नहीं हारे हैं, जितने लड़े हैं 100% विक्ट्री। जितने एग्जाम दे रहे हैं सब में सिलेक्शन, चाहे आईएएस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे यूपीपीसीएस, एचसीएस, आरएएस, सब में सिलेक्शन, 100% रिजल्ट। लिख लो महाराणा कुंभा won and महमूद खिलजी was defeated। अब हुआ क्या,
जब राणा कुंभा ने लड़ाई में हरा दिया दोनों को साथ में, वो भी थे, मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे हम गुजरात या राजस्थान का, तो गुजरात वाले भी आए थे साथ में। तो महाराणा कुंभा ने इसको तो हरा दिया, बाद में बोला कि बताओ साथ में कौन था तुम्हारे, वैसा वो गुजरात वाले। तो कुंभा जी गए स्टेट गुजरात उनसे लड़ने के लिए। इधर फायदा उठा के मांडलगढ़ पे महमूद खिलजी ने फिर से कब्जा कर लिया। लिख लो इस पॉइंट को। लेटर व्हेन राणा कुंभा मूव टू कॉन्फ्रंट द गुजरात रूलर, जब राणा कुंभा गुजरात के शासक से मुकाबला करने के लिए गए तो महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया। लेटर व्हेन राणा कुंभा मूव टू कॉन्फ्रंट द गुजरात रूलर, महमूद खिलजी रीगेन्ड कंट्रोल ओवर मांडलगढ़। ये कैप्चर्ड मांडलगढ़, रीगेन्ड नहीं, इसका तो था ही नहीं ना, कैप्चर्ड मांडलगढ़। और वो पुनः मत लिखना वहां पे हिंदी वाले, ये जो ना महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर हमला किया और उसे कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। महाराणा कुंभा मूव टू कन्फ्रंट गुजरात, देन महमूद खिलजी अटैक्ड मांडलगढ़ एंड कैप्चर्ड इट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सर इसमें मतलब गुजरात का शासक कौन था? बताऊंगा जब तब पढ़ाऊंगा। मुजफ्फरशाही डायनेस्टी है पूरी उसमें, इसमें मत लिखो अभी, क्योंकि जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था वो इसी के साथ हुआ था। महाराणा कुंभा को पता चला कि गुजरात वालों ने भी इसमें कुछ तो षड्यंत्र रचा है, तो वो गए थे उधर। ठीक है, अगला रूलर लिखो। गयास शाह के नाम से भी है फेमस, या उसको गयासुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। आप गयास शाह लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। गयास शाह, ये आधी क्लास में आते हैं, आधी क्लास में चले जाते हैं विशाल, और फिर पूछते हैं मैसेज करके सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। तबस्सुम, हर किसी की वकालत करना एकदम बंद कर दो बेटा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छी बात है तुम चीजें इन्फॉर्म करती हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन बिल्कुल बंद कर दीजिए। गयास शाह लिखो। इसके बारे में कुछ चीजें लिखो क्योंकि इसका कल्चरल अचीवमेंट थोड़ा ज्यादा है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं। बाकी ऐसा कोई लड़ाई वड़ाई और बाकी कुछ वो नहीं है इसमें, है ना। लिखो। बिफोर अज्यूमिंग द थ्रोन ऑफ मालवा ही वॉज ए मिलिट्री कमांडर। मालवा सल्तनत की गद्दी संभालने से पूर्व यह एक सेनापति थे। बिफोर अज्यूमिंग द थ्रोन ऑफ मालवा ही वॉज ए मिलिट्री कमांडर। अगला लिखो। ही वॉज नोन फॉर हिज रिलीजियस डिवोशन एंड कल्चरल लाइफ। यह अपनी धार्मिक भक्ति और सांस्कृतिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज known for his religious devotion and cultural life. He was known for his religious devotion and cultural life. यह अपनी धार्मिक भक्ति और सांस्कृतिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। दस मिनट में ये वाली मीटिंग ओवर होगी, इसके बाद जो बनेगी वो लास्ट होगी, तो जल्दी जल्दी लिखो, इसको 5:30 तक बाइंड अप करते हैं, है ना। मैं समझता हूँ तुम लोग की भी व्यथा समझता हूँ, बहुत चीजें हो जाती हैं शुरू शुरू में, इतना कैसे पढ़ें, धीरे धीरे करो ना। अब खुद सोचो, मैंने फिर बता रहा हूँ मैं, मिडिवल हिस्ट्री 7-8 लेक्चर से ज्यादा की चीज नहीं है, हद से हद 10, कहीं भी देख लो। मैं खुद इतना धीमे चल रहा हूँ, हर चीज लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डाउट है तो पूछो,
और डाउट नहीं है तो बेटा उसको रिवाइज करो। मैंने बता रखा है तरीका, एक दूसरे को सुनाओ जो तुम्हारे घर में है, और सुनाओगे ऐसा कोई नहीं है यार, किसी का घर वाला मना नहीं करेगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे को इतना पता है। सितंबर अक्टूबर में केबीसी आता है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तब तक आपका मोर और लेस 40% सिलेबस या 50% भी हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आएंगे आप आंसर दोगे तो आप देखना, आप खुद फील करोगे यार वाह, मैं तो घर वाले देखेंगे यार तुझे तो बड़ा मालूम है। तो इसी चीज को धीरे धीरे मतलब, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कहोगे सर आप दो तरह की बातें क्यों करते हो, मैंने बोला ना चीजें इतनी आसान नहीं है, तो चीजें इतनी कठिन भी नहीं है। कठिन क्यों हो जाती है, हम उन्हें बना देते हैं अपने लाइफ स्टाइल के तहत, है ना। हम उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितना रिक्वायर है। मैंने इकोनॉमी पढ़ाई थी, मैंने क्या कहा था, अभी तुम्हारे पास तरलता है, लिक्विडिटी है, सूखा पड़ा हुआ है ना, तो भाई भागीरथ जितना परिश्रम करना पड़ेगा ना पैसे की गंगा बहाने के लिए, पैसा कह लो फेम कह लो, है ना। तो उसके लिए मेहनत करो, चीजें रिवाइज करो, ना समझ में आए मुझसे तरीका पूछो, सर ये नहीं याद हो रहा है इसको कैसे करें। ऐसी कौन सी चीज है यार जो कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे है, वही दाल रोटी सब्जी वो भी खा रहे हैं, है ना। ऑफ कोर्स सबकी हालात और इस परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उसका आप बहाना नहीं बना सकते, करना आप ही को है। वरना सपने छोड़ दो, कोई सस्ती मुस्ती नौकरी पकड़ो और बस लग जाओ। अगर राजा बनना है तो उसके लिए परिश्रम उतना करना पड़ेगा। क्या लिखा था आखिरी पॉइंट? तो यह आखिरी अपनी पॉइंट क्या धार्मिक भक्ति यह अपनी हम्म धार्मिक भक्ति तथा सांस्कृतिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। बस था, ठीक है, हाँ। प्रयास। अगला लिखो। ही बिल्ट जहाज महल एट मांडू, इसने मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। इसने मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया। आगे लिखो। ही पैटर्नाइज्ड पेंटिंग्स, इसने चित्रकला को संरक्षण दिया। ही पैट्रोनाइज्ड पेंटिंग्स, इसने चित्रकला को संरक्षण दिया। इसके शासनकाल के दौरान एक किताब लिखी गई पूरी, पता है किस पे? इसको खान पान का मतलब बहुत फूडी टाइप कह दो, या इसको खाने पीने का बड़ा शौक था, और ये नई नई डिशेस बनाता था, खुद किचन में चला गया, कह रहा आज मैं बनाऊंगा, इधर का उधर में मिलाया मसाला, इधर ये वो, तो मतलब बनाता भी अच्छा था, ऐसा नहीं था। तो इसने पूरी एक किताब लिखवाई थी इस पे। क्या लिखा पॉइंट? ही पेट्रोनाइज पेंटिंग, इसने चित्रकला को संरक्षण दिया। आगे लिखो। इसके शासनकाल में पाक कला पर पुस्तक लिखी गई। पाक कला जानते हो, पाक व्यंजन खाने वाले। ड्यूरिंग हिज टाइम अ बुक ऑन क्विजीन, या कुकरी लिख लो, कुकरी लिखते हैं क्या सही शब्द है मेरे हिसाब से, या क्विजीन भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग हिज टाइम अ बुक ऑन क्विजीन वाज कंपोज्ड, नेम्ड, किताब का नाम लिख लो, निमतनामा ए नसरुद्दीन शाही। निमतनामा ए नसरुद्दीन शाही लिखो। इन दिस बुक, अच्छा ये जो बुक है ये भी ऐसी नहीं कि किताब लिख दी प्रॉपर, उसमें मैंने क्या ऊपर लिखवाया, इसको पेंटिंग्स का बहुत शौक था, चित्रकला। तो जितनी जो भी बुक लिखी है उसमें मस्त मस्त पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जैसे नॉर्मली होता है ना कि यार कोई वैसी टेक्स्ट बुक आए तो उसे अधिकतर लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन फोटो वोटो बढ़िया लगे हो तो एकदम, तो उस तरह से इसने पूरी बनाई थी। लिखो। इस पुस्तक में 55 पेंटिंग है, 55 चित्रकला है। इन दिस बुक देर आर 55 पेंटिंग्स which has amalgamation of
या फ्यूजन ऑफ, मिश्रण कहते हैं ना, फ्यूजन लिख लो, मिश्रण, जिसमें फारसी एवं पूर्व इस्लामिक भारतीय चित्रकला का मिश्रण है, which has fusion of Persian and pre-Islamic Indian styles of paintings। स्टार बना लेना इस पे, दोनों पॉइंट पे, जहाज महल वाले पे भी और इस पे भी। It has a fusion of Persian and pre-Islamic Indian style of paintings। इसमें फारसी एवं पूर्व इस्लामिक भारतीय चित्रकला शैलियों का मिश्रण है, भारतीय चित्रकला शैलियों का मिश्रण है। भारतीय चित्रकला शैलियों का मिश्रण है, ठीक है। तो इसने जहाज महल का निर्माण करवाया, इसको चित्रकला को पैटर्नाइज किया, पेंटिंग को संरक्षण दिया। इसने एक किताब इसके टाइम में लिखी गई, जो कि जिस किताब के अंदर भी चित्रकला अच्छे से बनी हुई है, और वो किताब किस पे है, लिख लेना इस पे, एक काम और करो, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो, कल को याद ना रहे, बुक ऑफ डिलाइट्स। ये क्विजीन्स लिख लेना, जो सही लगे, व्यंजन पर पुस्तक लिखवाया भी है मैंने, पाक कला, पाक कला कहते हैं इसको। सर पाक कला कुजीन ही है? हाँ, कुजीन कोई पाक कहते हैं ना, वो वाला पाक नहीं है ये, पाक ना पाक, उर्दू वाला पाक नहीं है, इसको बोलते हैं खाने पीने की पाक कला, ठीक है। और जो ये पेंटिंग्स हैं, जो बुक के अंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, इसमें पर्शियन और प्री मिडिवल, प्री इस्लामिक इंडियन स्टाइल की पेंटिंग है ये, है ना। अगला लिखो इसमें एक पॉइंट और स्टार बना के, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फरिश्ता के अनुसार, ही फॉलोड सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती, इसने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का अनुसरण किया। अभी तुम्हारे दो टॉपिक तो बहुत, मुगल से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, जो कि मेंस में आते हैं प्रॉपर, अभी की, अगर अभी के पैटर्न की बात करें, दैट इज योर भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। तो उसमें हम सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे। एक संत है जिसको, जिनमें अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज जिसको कहते हैं, ठीक है, उनके अनुसरण करता था ये। कौन, किसका पढ़ रहे हैं हम, गयास शाह। फरिश्ता के अनुसार ये सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, लिख दूं नाम, ये बेसिकली सूफीज्म में जब हम पढ़ेंगे ना, चार सिलसिले हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, चिश्ती, चिश्तिया सिलसिला, कादरिया, सुहारवर्दी, नक्शबंदी, ये सब पढ़ना है, तब समझ में ज्यादा आएगा। तो चिश्ती सिलसिला जिन्होंने शुरू किया, मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका कौन ये अनुसरण करता था, फॉलो करता था, और उनके सम्मान में अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, वहां पे इसने एक बुलंद दरवाजा बनवाया था, लिखो, एंड बिल्ट अ सेरिमोनियल गेटवे। वो एक तो बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, जो अकबर बनवाएगा बाद में, एक ये इसने बनवाया है, कहाँ पे, अजमेर शरीफ दरगाह में। ही बिल्ट अ सेरेमोनियल गेटवे, ही बिल्ट बुलंद दरवाजा एट अजमेर शरीफ दरगाह इन द ऑनर ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। इसने मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा सा बचा है। इसके बाद अगला राजा,
महमूद खिलजी सेकंड 1510 से 31। महमूद खिलजी द्वितीय 1510 से 36। हुआ क्या था, इसका वजीर था कौन? चंदेरी जगह नाम सुना है? चंदेरी स्त्री मूवी में तो सुना होगा, वो स्त्री कलाना चंदेरी। अरे हाँ ना, चंदेरी का नाम सुना है भाई, सिल्क फेमस है वहां का, सुना है। yes, जीआई yes. टैग मिला हुआ है, चंदेरी सिल्क, है ना। तो चंदेरी के राजा होते थे रायचंद्र, राजा रायचंद्र, जो कि वजीर थे किसके? महमूद खिलजी सेकंड के। अच्छा, इसी राजा रायचंद्र को टाइटल दिया था जिस नाम से ये फेमस है, आपने मतलब आगे आप कई बार पढ़ेंगे, मेदिनी राय। क्या नाम है बोलो? मेदिनी राय। चंदेरी के रूलर। ऐसे भी जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे भी आप लोग बना सकते हो अपनी कॉपी में, है ना, हर चीज लिखी नहीं जाती। चंदेरी के शासक होते थे कौन? मेदिनी राय। राजा रायचंद्र, जिसको उपाधि दी, टाइटल, गेव टाइटल। यही तो होते हैं शॉर्ट नोट्स, और क्या होते हैं। तो हुआ क्या इधर, देखो फिर से देखो, वापस जाओ। यहाँ कौन है? खिलजी डायनेस्टी में महमूद खिलजी फर्स्ट। सन क्या चल रहा है? 1436 से 1469। मेवाड़ में इस टाइम राजा है महाराणा कुंभा। 2 पीढ़ी बाद यहाँ पे आ गया है महमूद खिलजी सेकंड, और वहां 2 पीढ़ी बाद आ गया महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा के पोते, और महाराणा प्रताप के दादा। इन तीनों को ऐसे याद कर लेना, हालांकि आगे फिर बताऊंगा मैं, साइड में चाहे लिख लेना। कुंभा का ग्रैंड सन कौन? सांगा। और सांगा का ग्रैंड सन प्रताप। ठीक है, तो इससे तुम लोग भूलोगे नहीं। अब खुद सोचो, ये सन चल रहा है 1510 1531। देखो कैसे चीजें रिलेट होती हैं। 1510 से 1531 तक मालवा पे किसका शासन है? महमूद खिलजी। और वहां पे किसका शासन है? मेवाड़ में महाराणा सांगा। और ऊपर 1526 में कौन आ गया है? बाबर। इज दैट क्लियर? लोधी वंश को डिपोज ऑफ करके बाबर आ गया 1526 में। राणा सांगा के पोते प्रताप, यानी कितने साल बोलो, कितने साल आगे चले? 2 पीढ़ी में कितना अंतर होता है अमूमन? अरे बोलो भाई, 50 साल। कुछ तो बोलो, मुंह में तुम लोग दही जमा के बैठे रहते हो क्या? 2 पीढ़ियों में कितना अंतर होता है? 40-50 साल का। मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ चीजें ताकि कल को तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 40 आ गए 50 साल प्रताप, का इसके और बाद यहाँ नहीं। बाबर का पोता कौन आ जाएगा? अकबर। तो अकबर का कॉन्फ्रंटेशन किससे होगा? प्रताप से। ऐसे चीजें होती है लिंक। तुम लोग लिखे जाओ सिर्फ, ठीक है, तुम लोग को लिखने में ज्यादा मजा आता है, मैंने देखा, लिखे जाओ। चलो लिखो। महमूद खिलजी के बारे में लिखो। ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद गुजरात रूलर मुजफ्फर शाह सेकंड अगेंस्ट मेदिनी राय। इसने मेदिनी राय के खिलाफ गुजरात शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय के साथ गठबंधन बनाया। मतलब कौन कौन? महमूद खिलजी सेकंड प्लस मुजफ्फर शाह सेकंड। ये कहाँ के हैं? मालवा। ये कहाँ के हैं? गुजरात। अगली क्लास में देखेंगे। और किसके खिलाफ? मेदिनी राय। ये वजीर भी है और बाकी
चंदेरी लिख लेना, चंदेरी के राजा। क्यों किया? क्योंकि मेदिनी राय ने साथ दिया था किसका? राणा सांगा का, मेवाड़। ठीक है, ऐसे बना लो। देखो, मेदिनी राय वॉज असिस्टेड बाई राणा सांगा ऑफ मेवाड़। मेदिनी राय को मेवाड़ के महाराणा सांगा द्वारा सहायता प्रदान की गई। पहला पॉइंट क्या लिखा? महमूद खिलजी ने अलायंस बनाई। महमूद खिलजी फॉर्म्ड एन अलायंस विद गुजरात रूलर मुजफ्फर शाह सेकंड अगेंस्ट मेदिनी राय। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? मेदिनी राय वॉज असिस्टेड बाई महाराणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो कौन जीतेगा इसमें? बोलो भाई। तो इसमें तो महमूद खिलजी। अरे नहीं, महमूद खिलजी कभी नहीं जीतेगा। जहां मेवाड़ वाले आ गए वही जीत रहे हैं भाई हर जगह। ठीक है, तो लिख दो आगे अगला पॉइंट। मेदिनी राय इमर्ज विक्टोरियस। मेदिनी राय की विजय हुई। या महमूद, क्योंकि महमूद खिलजी के बारे में लिख रहे हैं, देखो महमूद खिलजी गॉट डिफीटेड। महमूद खिलजी पराजित हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं महमूद खिलजी 2 है, पराजित हो गया ये। महाराणा सांगा ने मेदिनी राय से कहा, भाई साहब तुम बैठो यहाँ पे आराम से, मालवा भी तुम्हारा और चंदेरी तो है ही तुम्हारा। तो जो ये था आपका, और मुजफ्फर शाह सेकंड भी चला गया वापस। तो महमूद खिलजी सेकंड को, जब मुजफ्फर शाह सेकंड के बाद एक और राजा आता है गुजरात में, इसके बाद आता है गुजरात में एक शासक बहादुर शाह। ठीक है, ये इसके आगे सरेंडर कर देता है। कौन? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर है, इसके आगे सरेंडर कर देता है। और बहादुर शाह वापस आता है इधर, और मतलब इसको भगा देता है मेदिनी राय को फिर से, क्योंकि महाराणा सांगा उधर व्यस्त हो जाते हैं किससे? बाबर से। युद्ध में मृत्यु हो जाती है उनकी। 1527 खानवा का युद्ध पढ़ा है हमने। खानवा का युद्ध मैंने लिखवाया है, बैटल ऑफ खानवा। नहीं लिखवाया अभी? यस सर। लिखवाया है ना? हाँ, और डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो वापस ये बहादुर शाह जो गुजरात का है, ये 1531 में लगभग कब्जा कर लेता है, और 1537 तक ये मालवा पे कब्जा करे रहता है। उसके बाद यहाँ पे काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। उधर हुमायूं आ जाता है, बाद में शेर शाह सूरी आ जाता है, और इसका जो आखिरी राजा जो बनता है कहाँ का? मालवा का। वो बस लिख लो, उसके बाद इसको बाइंड अप करेंगे। वो है बाज बहादुर। 1555 से, अभी लाइनें छोड़ के लिखना है, 2-3 चीजें बीच में लिखवाऊंगा। 1561। लिखो। सर हम्म। सर मुजफ्फर शाह तो महमूद खिलजी सेकंड के साथ था, तो इसका जो मतलब बहादुर शाह था उसके आगे सरेंडर कर दिया, मतलब ये तो उसी के साथ थे ना मुजफ्फर शाह। बाद में ना, ये बाद में आया ना। जब होता क्या है, महमूद खिलजी ने किसके साथ लड़ाई लड़ी? हराने के लिए किसको? राणा सांगा और मेदिनी राय को। लेकिन हार के वापस आ गए। ऊपर भी तो अभी हुआ था ऐसा, जब मुजफ्फर शाह सेकंड के बताया, भाई भाई एक आदमी है, ठीक है, मैं हूं, मैंने किसी को शरण दी, वो मेरा दोस्त है, कल को मेरा बालक होगा, उसको नहीं पसंद, कह रहा, अरे पता नहीं पापा ने किसको शरण दी, चल तू निकल यहाँ से, और तेरी जगह पे मैं कब्जा करूंगा। इस तरीके से। जरूरी थोड़ी है कि उसको भी वो पसंद आए, रास आए, है ना? हर किसी को हर कोई नहीं भाता। तो बहादुर शाह मेदिनी राय को हटा के, क्योंकि मेदिनी राय की भी डेथ हो जाती है, राणा सांगा उसको मार, वो राणा सांगा कह रहा हूँ, बाबर। बाबर से लड़ाई होती है, हम पढ़ेंगे।
तो बहादुर शाह मालवा पे कब्जा कर लेता है। लिख लो तुम लोग, ये पॉइंट लिख लो, बाद में कंफ्यूजन ना रहे। लिखो, आफ्टर महमूद खिलजी सेकंड, बहादुर शाह ऑफ गुजरात टुक ओवर मालवा। अभी हम मालवा की बात कर रहे हैं ना, कि भाई महमूद खिलजी तो चला गया, तो इसके बाद यहाँ किसने राज किया? तो लिखो, आफ्टर महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी द्वितीय के पश्चात गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को अपने अधीन कर लिया। और कब से कब तक? 1531 से 37। ठीक है, आगे लिखो। अब उधर मुगल में अगर आपने थोड़ा बहुत बचपन से कुछ भी अगर पढ़ा है, तो हमें पता है पहले बाबर आता है यस सर। 1526, बाद में उसकी डेथ होती है, हुमायूं बनता है। यस सर। हुमायूं कुछ ही साल रहता है, उसको भगा देता है बंगाल का, बिहार का गवर्नर कौन? शेर शाह सूरी। पढ़ा है, ये नाम सुना है? यस सर। यस सर। तो शेर शाह सूरी बाद में यहाँ से फिर से इसको हटा देता है। किसको? मतलब जो अगला राजा बनाता है शेर शाह, क्योंकि कोई भी देखो, वहां पे दिल्ली मुगलिया सल्तनत को हटा दिया, थोड़ी देर के लिए डिपोज ऑफ कर दिया, शेर शाह सूरी आ गया, अफगान रूल आ गया कुछ समय के लिए, 20 साल के लिए। तो मालवा में फिर वो कुछ फेरबदल करेगा। तो लिखो आगे, शेर शाह सूरी अटैक्ड ऑन मालवा एंड मेक शुजात खान गवर्नर ऑफ मालवा। बस एक यही पॉइंट लिखना है, शुजाअत खान। खान गवर्नर ऑफ मालवा। शेर शाह सूरी ने मालवा पर हमला किया और शुजात खान को मालवा का प्रशासक बना दिया। अब तुम लिंकिंग समझ रहे हो ना, कि महमूद खिलजी गया, उसके बाद गुजरात का बहादुर शाह थोड़े टाइम पे मालवा के ऊपर रहा, उसके बाद एक रूलर और आया था, कादिर शाह, मैंने लिखवाया नहीं, मल्लू खान करके नाम था, वो भी 4-5 साल रहा था। और फिर शेर शाह सूरी ने अटैक करके शुजात खान को यहाँ का गवर्नर बना दिया था, प्रशासक। ठीक है, सर सुजात खान था कौन? इन्हीं की आर्मी में कोई था। ये अफगानी था, ये शेर शाह सूरी के साथ का ही था। ठीक है, अगला देखो, बाज बहादुर। बाज बहादुर, रियल नेम, असली नाम लिखो इसका, वास्तविक नाम मियां बायजीद। मियां बायजीद लिखो। ही वॉज सन ऑफ शुजात खान, यह शुजात खान का बेटा था। अब देखो, समझो चीजों को, थोड़ा लिंक करो, अगर ज्यादा हो रहा है 2 मिनट सुनो बात को। यहां समझ में आया महमूद खिलजी तक? किसी को कोई डाउट? आज इतने कम बच्चे बोल क्यों रहे हो, पहले तो मुझे ये बता दो। नहीं सर, कोई फरहीन, डाउट नहीं। नहीं तुम्हारा तो नहीं है, कोई बात नहीं, पता है मुझे। फरहीन, हेमेंद्र, इतिशा, निर्जला, तबस्सुम, 5 बच्चे। एक शब्द नहीं बोल रहे हो, या तो तुम्हें सब आता है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या क्लास लग रही है बोरिंग, में बंद कर दूं? बताओ। बोल नहीं सकते तो लिख दो, तब तो मैं आगे बढ़ूं। नो सर, आ रहा है समझ। लग नहीं रहा बेटा तुम्हारे लोग के हाव भाव से, और ऐसे में तो पढ़ाने का मन नहीं करता फिर, क्योंकि मैं सर दीवारों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हेमेंद्र, फरहीन, तबस्सुम और इतिशा। यस सर। ठीक है, एग्री तबस्सुम, नो वरीज। हाँ, क्या प्रॉब्लम है भाई हेमेंद्र? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुक्का मारने मतलब को नोट्स मना बना किया, रहा हूँ। बोलने को थोड़ी मना कर दिया यार। नहीं सर, इतिशा नोट्स बना रहा माइक हूँ ऑन ना, करो। तो साथ साथ बोल नहीं पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतिशा माइक ऑन करो। फरहीन माइक ऑन करो।
कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? कोई चीज समझ में नहीं आ रही है? आ रहे हैं सर। क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? रोजा है आपका भी? हाँ। ठीक है, चलो। हाँ, लिखो इसमें। आफ्टर द एंड ऑफ सूर डायनेस्टी, after the end of Sur dynasty, he declared himself independent in 1555. सूर वंश के सूर्यास्त के पश्चात या इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगला लिखो, ही वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा सल्तनत। यह मालवा सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। अब देखो, अब तुम लोग को एक लव स्टोरी सुनाते हैं। बाज बहादुर जो थे ना, एक पॉइंट और लिखो, चलो। ड्यूरिंग हिज रेन मालवा बिकम ए सेंटर ऑफ म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल्स। बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा संगीत, नृत्य एवं त्योहारों का प्रमुख केंद्र बना। बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा संगीत, नृत्य एवं त्योहार का प्रमुख केंद्र बना। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बाज बहादुर मालवा बिकेम प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, ये अपने आप भी मतलब स्वयं में भी एक गायक था, बहुत बढ़िया गाने गाता था। तो इसके दरबार में एक नृत्यिका थी जिसका नाम था रूपमती। ये गाना गा रहा था और रूपमती इसके गाने की ताल पे थिरक रही थी, नृत्य कर रही थी। तो इसने एकदम देखा, गाते गाते ये रुक गया बीच में और एकदम उसको देखने लगा। कोई बात नहीं, बाद में मिला और बिल्कुल डायलॉग मारा कि बसंती आज से इन सबके सामने नहीं नाचेगी, आज से पर्सनल डांस होगा। कहने का मतलब है इसका दिल आ गया उस पे, रूपमती पे, और इसने शादी कर ली रूपमती से। ठीक है, तो रूपमती और बाज बहादुर की तो लव स्टोरी बहुत फेमस है। एमपी वालों, पता है तुम्हें? नहीं पता? क्या पढ़ रहे हो तुम? कबीर सिंह देखते हो? ये भी पता होना चाहिए, अपने इतिहास की भी चीजें है ना। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत फेमस है। बाद में उधर जब अकबर आता है, अकबर को पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके एक रूपमती है, बेहद सुंदर, नृत्य बहुत अच्छा करती है, और बाज बहादुर ने उससे शादी कर ली। ठीक है, अकबर क्या कहता है, एक लेटर लिखवा के भिजवाता है बाज बहादुर के नाम पे कि मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर की तरफ से ये आपको भेजा जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत गिफ्ट शिफ्ट भिजवाए। और मुगलिया बादशाह अकबर, जो आपकी तो ऑफकोर्स बहुत सारी रानियां, लेकिन जो अभी अभी आपने नई नई शादी करी है ना रूपमती, मुगलिया बादशाह अकबर इनसे विवाह शादी करना चाहते हैं, मतलब अकबर चाहते हैं ये उनके हरम में आ जाए। ये उस लेटर में ऐसा लिखा था। बाज बहादुर ने पढ़ा, बाज बहादुर ने कहा अच्छा। बाज बहादुर ने कहा ठीक है, दूसरा लेटर लिखो। बुलाया और लेटर लिखा अकबर के लिए कि भाई साहब, अभी जो तुम्हारी बहन है रूपमती, उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है और वो मैके गई हुई है अपने। तुम एक काम करो, तुम्हारे हरम में जितनी भी हैं लेडीज, उनको मेरे पास भेज दो। ईंट का जवाब पत्थर से। भाई साहब, अकबर को जैसे ही ये उसने पढ़ा, आग बबूला होके उसने अपना सिपह सलार आदम खान को भेजा। कहा कि जाओ और मालवा पे अटैक करो। सिपह सलार जानते हो? लिखवाया है मैंने, सिपह सलार। शिवानी, हाँ सर। कौन होता है सिपह सिपह सलार? सर सिपह सलार वो, सर 10। बता तो।
हाँ हाँ, नहीं सही है, वेरी गुड। याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, शिवानी अच्छे से पढ़ रही है, गुड। एक खान के अंडर में 10 कितने मालिक होते हैं? होता है। 10 10 मलिक, मालिक। है ना? मालिक। और यस। मलिक के अंडर में 10 अमीर, यस सर। और एक अमीर के अंडर में 10 सिपह सलार, है ना? तो अपने सिपह सलार आदम खान को भेजा कि जाओ और इसको, मतलब इसको लेके आओ, इसको उठा के लेके आओ रूपमती को। तो आदम खान ने अटैक किया। अच्छा, ये बात बाज बहादुर को पता चल गई, तो बाज बहादुर ने पूरा कन्फ्रंट किया। तो पहले तो ये बाज बहादुर को कैप्चर करके ले आया कि पहले तो तू आ, तेरी इतनी मजाल मुगलिया बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को तू ये लिखे कि उनके हरम की सारी महिलाएं तुझको चाहिए, तू तो अब नहीं बचेगा। लेके गए इसको। उधर चारुमती को पता चला कि अब अगला नंबर इसका है, मतलब अकबर इसको तो बंदी बना लिया, किसको? बाज बहादुर को। दोबारा भेजा आदम खां को और एक पीर मोहम्मद, दोनों को भेजा, कह रहे जाओ चारुमती को लेके आओ। चारुमती को जब ये चीज पता चली कि यार बाज बहादुर को तो बंदी बना लिया और मार देंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे उसको, ठीक है, और मुझे भी ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या करें क्या ना करें, ये इसने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया। जहर कैसे? तुमने देखा होगा सीसा, जानते हो सीसा? लोग कंफ्यूज करते हैं कि खाने में शीशा मिला दिया, कांच नहीं, वो शीशा नहीं होता, सीसा होता है। सीसा बोलते हैं लेड को, लेड, पीबी, लेड मिला लिया खाने में, सीसा। अगर पहले आप जाते हो पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है, बाइक में पेट्रोल भरना जाओ, सीसा रहित पेट्रोल, लेड नहीं होता उस पेट्रोल में, पहले लेड आता था क्रूड ऑयल में ना, तो इसलिए सीसा। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसको शीशे से, कांच से, कि खाने में कांच मिला दिया और वो मर गया, ना ना ना, सीसा, लेड, ठीक है। तो ये मिला के इसने सुसाइड कर लिया रूपमती ने। अब ये बात जब अकबर को पता चली तो उसको बड़ी, मतलब आत्मग्लानि हुई। मतलब उसको लगा, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। मैंने कि मैं अपने सुख के लिए, अपने इन्फेचुएशन के लिए, मैंने पहले तो दो लोगों को अलग किया और उसमें से भी मेरी वजह से एक को सुसाइड करना पड़ा। तो उसको अंदर से बहुत गिल्ट हुआ और उसने बाज बहादुर को छोड़ दिया। जब बाज बहादुर आया यहाँ पे मालवा और उसने देखा, उसको पता चला रूपमती के साथ ऐसा, तो भाई साहब रूपमती की कब्र पे, क्योंकि भाई ऑफकोर्स रूपमती पहले कहा जाता है किसी किसान ब्राह्मण की बेटी थी, लेकिन जब शादी होगी, धर्म परिवर्तन हो गया, तो उसको दफना दिया गया। तो बाज बहादुर ने इसकी कब्र पे अपना, मतलब जो तुम लोगों ने कभी कहावत सुनी होगी पिक्चर में, कहते हैं ना, आशिक ने जान दे दी सिर पटक पटक कर, तो वो यहीं से चीज आई है। इसने अपना उसकी कब्र पे सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। जब अकबर को ये चीज पता चली तो उसे भयंकर, वो कह रहा भाई साहब मैंने ये क्या किया, दो लोगों की जान। हेमेंद्र ये सब मत भेजो यार, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तुम लोग का इसमें ज्यादा ध्यान रहता है। बीच बीच में तुम में से कई लोग जाते हो टेलीग्राम पे, और मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, अब डिलीट करने से क्या होगा, अब तो भेज दिया, डिलीट करके अपने तुम वो क्यों मिटा रहे हो निशान? आगे से मत करना ये सब चीजें, कोई नॉर्मल मैसेज है कभी कभार ठीक है, मैसेज कर दिया, तुम लोग इसी में लगे रहते हो, इसलिए चीजें याद नहीं होती, फिर तुक्के मारते हो। ध्यान रखो बेटा, बार बार क्यों मुझे कहना पड़ रहा है, मेरा फिर मन, मैं क्या करूंगा, ऐसा तो नहीं है बाकी को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 6-7 को निकाल ही दूंगा, 3 बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, डाउट भी कम होंगे मेरे लिए। तो डाउट तो अभी भी कम है, तुम लोग पूछ ही कर रहे हो। पूरा रिदम टूट जाता है यार। जब आरुष सर हो तो खूब मैसेज करो, जब मैंने रूम बनाया मेरे सामने सब मत किया करो यार, क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ता है उस पे। तो इसने सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। अकबर को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी, तो इसने क्या किया, अकबर ने सारंगपुर में ही जहां इन दोनों की कब्र थी, उसके ऊपर मकबरा बनवाया। लोगों ने कहा वाह, बहुत सही, पहले तो जान ले ली और अब पाप धो रहे हो अपने। तो ये थी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी, जो कि बहुत फेमस है, पता होनी चाहिए, है ना? चलो लिखो इसमें, क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? सर मालवा संगीत, नृत्य और त्योहारों का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र था, ठीक है, लिखो। मुगल एम्परर अकबर सेंट एन आर्मी अंडर लीडरशिप ऑफ, मुगल बादशाह अकबर ने आदम खान एंड पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी टू अटैक ऑन मालवा, है ना?
ये 1561 में हुआ था। इसको वैसे वो भी बोलते हैं, सारंगपुर का युद्ध भी बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाए, को 1437 वाला था, इसलिए मैं लिखवा देना डायरेक्ट, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। क्वीन रूपमती कमिटेड सुसाइड, रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली। अकबर मेड टूम्ब ऑफ बाज बहादुर एंड रूपमती, अकबर ने बाज बहादुर और रूपमती का मकबरा बनवाया, और उस मकबरे पे कुछ लिखवाया भी, ध्यान से देखना। बाज बहादुर के जो मकबरे पे लिखवाया, और रूपमती मकबरा बनवाया, और उस टूम पे क्या लिखवाया, बाज बहादुर की टूम पे तो लिखवाया आशिक ए सादिक, आशिक ए सादिक, कि इससे सच्चा आशिक मैंने नहीं देखा। और सर रूपमती इसकी की टूम स्टोरी ना, सर इसकी स्टोरी पद्मिनी है। सब पद्मिनी जो थी ना, सिन्हाल देव की। कौन पद्मिनी, रानी पद्मिनी? हम्म। क्या उसकी स्टोरी तो अलग है, वो स्टोरी कहाँ है? नहीं सर, मतलब कह रही हूँ कि जैसे अकबर था उसमें उसमें वो अलाउद्दीन था, तो वही बोल रही। हाँ, ये सब चलता रहता है, एक जंग मोहब्बत के नाम, ऐसा बोला था ना डायलॉग। लिखो, आशिक है सादिक, कि इससे सच्चा आशिक नहीं हुआ है। और शहीद वफा, कि इसने सुसाइड नहीं किया, ये शहीद हुई है वफा में, अपने प्रेमी के, अपने पति की वफा में ये शहीद हो गई, शहीद वफा। रूपमती की टूम पे लिखवा है, और बाज बहादुर की टूम पे आशिक है सादिक, ठीक है। चलो लिखो अगला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मालवा सल्तनत, जल्दी जल्दी लिखो, 10 मिनट में खत्म करते हैं क्लास। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मालवा सल्तनत, मालवा सल्तनत का कला की स्थापत्य कला। रोहित ने कहा था जब क्लास शुरू हुई थी, सर एमपी का भी अच्छे से पढ़ाना। अब मैंने कहा था ना कि जो शुरू होंगे 20 बच्चे, 4-5 महीने बाद रह जाएंगे 10, 1 साल बाद रह जाएंगे 5, याद रखना है मेरा। लिखो, ऐसा क्यों सर? होता है, हर कोई किसी में धैर्य नहीं होता, कुछ योद्धा जल्दी हार मान लेते हैं, बल्कि जो हार मान लेते हैं वो योद्धा होते ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। चलो लिखो, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कल्पसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला तो सारा ही इंपॉर्टेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कल्पसूत्र was prepared for was prepared during reign of मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट, मोहम्मद बोल गया। कल्पसूत्र की पांडुलिपि महमूद खिलजी प्रथम के शासन के दौरान तैयार की गई। नॉर्मल, कोई तुमसे नहीं पूछ रहा कल्पसूत्र क्या है, इसमें क्या लिखा है, नॉर्मल क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है बेटा, नॉर्मल बुक्स पे क्वेश्चन आते हैं, बुक्स पे नॉर्मल, ठीक है। तो यहां लिखा है रूलर, यहां लिखी है बुक,
मैच द फॉलोइंग। अब आ गया कल्प सूत्र मैन्युस्क्रिप्ट। कल्प सूत्र पांडुलिपि किस शासक से संबंधित है? तो महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है। अगला लिखो, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ नीमतनामा लिखवा चुका हूं, गयास शाह, दोबारा लिख लो। नीमतनामा किसके लिखी गई है? गयास शाह। किससे रिलेटेड है ये बुक? बोलो भाई, क्या लिखा है इस किताब में? अरे भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज, क्या लिखा है लेकिन सर निमतनामा में? किसके बारे में है? सर महमूद खिलजी के बारे में होगा। अरे महमूद खिलजी के बारे में क्यों होगा? गयास शाह के तक क्या है यार, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी ऊपर लिखवाया सर पाक कला निमतनामा। सर अच्छा सर, हाँ हाँ हाँ। अगला लिखो, मिफ्ता उल फुजाला। तो पता है मैं कितनी मेहनत से ये चीजें बनाता हूँ, ये कहीं किसी किताब में नहीं है। तुम एनसीईआरटी उठा के देख लेना, किसी किताब में तुम्हें ये एक जगह सारी चीजें मिल जाए। और उसके बाद तुम लोग का रिस्पॉन्स इतना रद्दी रहता है ना यार। क्या है ये? डिक्शनरी ऑफ, ये किसके शासनकाल में लिखी गई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या ये? डिक्शनरी ऑफ रेयर वर्ड्स, दुर्लभ शब्दों का शब्दकोश। और नाम से पता होना चाहिए शब्द कौन से होंगे, फारसी के। ठीक है। अगला लिखो, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में लिखो, कमाल मौला मस्जिद। कमाल मौला मस्जिद 1400 में। ठीक है। अगली लिखो, लाल मस्जिद। सन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए किसके शासनकाल में बनी है। अगला, दिलावर खान मस्जिद। अगला है मस्जिद ऑफ या मॉस्क ऑफ मलिक मुगिस। ये कमांडर होता था, उसकी बनी, उसने बनवाई थी। अगले लिखो, फोर्ट ऑफ मांडू। किसने लिखवाया था? लिखवा चुका हूं मैं, होशंग शाह ने। मांडू का किला, मांडू फोर्ट, होशंग शाह के टाइम में बना था ये। इसमें इसी किले में ना कई सारे गेटवे हैं, बहुत सुंदर। अभी मैं दिखाऊंगा, अगर मीटिंग खत्म हो जाए 5 मिनट के लिए आ जाना, फोटोज दिखाऊंगा, मैं लेके आया हूँ। कई सारे गेट्स हैं। जो एक फेमस गेट है उसको बोलते हैं दिल्ली दरवाजा। क्यों? जैसे मान लो ये फोर्ट है, ठीक है, मालवा बना हुआ है, इसमें कई सारे गेट्स हैं। जो ये वाला गेट है ये दिल्ली की तरफ से है, इसका मुंह दिल्ली की तरफ है, तो उसका नाम हो गया दिल्ली दरवाजा। ठीक है। अगला एक लिखो इसी में, जामी मस्जिद। जामा नहीं लिखना है, जामी मस्जिद। अगला लिखो, हिंडोला पैलेस।
बहुत फेमस है ये एमपी में। हिंडोला महल। अगला लिखो। ये सब जो चल रहे हैं ना इसके होशंग शाह के टाइम के ही है। अगला लिखो, अशरफी महल, अशरफी पैलेस। ये बेसिकली क्या था, यंग बॉयज के लिए एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थी। अगला लिखो, जहाज महल। जहाज महल क्यों कहते हैं, इसके दोनों तरफ तालाब है और बीच में महल बना है, तो ऐसा लगता है कि एक शिप खड़ा है, बहुत सुंदर है। और अभी आपने देखा होगा, जो न्यूज एमपी के बच्चे होंगे, आपके अखबार में निकली थी न्यूज 6-7 महीने पहले, कि एक तरफ का तालाब तो मेंटेन्ड है, जो कि एएसआई कर रहा है। एक तरफ का तालाब जो कि नगर निगम के उसमें है, वो इतना गंदा है, उसमें दलदल एलगी इतने हो गए, उसकी कोई देखरेख ही नहीं कर रहा। तो इसके तरफ में ये 2 तालाब है, इसमें नाम लिख लेना, एक तो मुंज तालाब और एक है कपूर तालाब। तो जहाज महल अपने आप में बहुत सुंदर, भी दिखाऊंगा मैं फोटो, अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो 5 मिनट के लिए आ जाना, क्लास तो खत्म हो ही रही है बस तुम्हारी। ये किसने बनवाया था जहाज महल, मैंने ऊपर लिखवाया है, गयास शाह ने ना। 120 मीटर लंबा है पूरा, ये ऐसे लगता है जैसे शिप खड़ा हुआ है कोई, दोनों तरफ पानी। अगला लिखो, बाज बहादुर पैलेस। बाज बहादुर, ये नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था, मैंने ऊपर लिखवाया नहीं, एक राजा और था नसरुद्दीन शाह। बाज बहादुर पैलेस नसरुद्दीन शाह के द्वारा, एक्टर नहीं, एक राजा था। अच्छा, जो हिंडोला महल है ना, इस हिंडोला महल के पास, मैं फोटो दिखाऊंगा, मैं ये चीज लिखवाता नहीं, लेकिन जब मैं फोटो देख रहा था मुझे भी आज ही पता चला, बड़ा अच्छी एक बावड़ी है, चंपा बावली। और इस चंपा बावड़ी में क्या है ना, नीचे पूरे पूरे ऐसे वॉल्ट्स बने हैं, जिससे ठंडा और गर्म पानी दोनों मिल सकता था लोगों को। ठीक है, ये देखो फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये है भाई जहाज महल, देख पा रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर। देख रहे हो अब क्या है, ये है वो उसी की कटिंग है, फोटो जो भी खींचा था अखबार में। ये जो इस तरफ का तालाब है, ये देखो, ये नगर निगम मेंटेन कर रहा है कैसे एक इस तरफ और है, एक और पोर्शन है। ये देखो अंदर भी, यहाँ भी दिख रहा है, ये पूरा मेंटेन है, एएसआई कर रहा है मेंटेन। देखो ये पूरा बिल्कुल, देखो लग रहा है जैसे जहाज सा खड़ा हुआ है, और इधर पानी और एक उधर पानी, बहुत सुंदर है ये। तबस्सुम निर्जला लगी हो, देखा है तुमने भाई? बताओ अपने साथियों को, या नहीं गए? नहीं सर, नहीं सर गए। नहीं गए। वो होता है, ये होता है, जो हरिद्वार में रहता है वो गंगा नहीं नहा पाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये देखो, ये है दिल्ली दरवाजा, मांडू फोर्ट में, देखो कितना सुंदर है। फोटो ही बड़ा सुंदर लिया जिसने भी लिया है, देख पा रहे हैं आप लोग? मतलब एंट्रेंस गेट है, आप जब जाएंगे मांडू फोर्ट घूमने, तो आप इन गेट से एंटर करेंगे। इस गेट की जो दिशा है वो किधर है, दिल्ली की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो नाम हो गया दिल्ली दरवाजा। क्या नाम हो गया? दिल्ली दरवाजा, है ना? ये बड़ी, ये पवेलियन है, वो रूपमती पवेलियन, मैंने अभी लिखवाया नहीं था, उसका ही है। ये देखो यार वो बावली, जो चंपा बावली, ये देख रहे हो क्या क्या, मतलब क्या आर्किटेक्चर है, क्या टेक्निक है लोगों के पास। ये अंदर वॉल्ट्स बनी हुई है, जिसमें एक में गर्म पानी सूर्य की रोशनी से गर्म होके, और एक में नॉर्मल वाटर, आप देख रहे हो?
ये एक सर बावड़ी और है जो चारों सर ओर उस चारों टाइम इतनी मशीनें नहीं थी तो इतना अच्छा बनता था। और क्या, आप देखो ना, हाथ से कारीगरी। ये रूपमती के महल में एक बावड़ी थी छोटी सी, वो वाटर रिजर्वायर है। ये रूपमती की पवेलियन इधर से। ये अशरफी महल जो मैंने बताया ना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए जो यूज होता था, ये वो है अशरफी महल। ये एक चीज और लिखवाने से रह गई, एक मंदिर बनवाया था, है ना, एक राजा ने। ये वो मंदिर है। अकबर के टाइम में एक प्रशासक ने मंदिर बनवाया था, क्योंकि अकबर की एक हरका भाई से शादी हुई थी, तो यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था शंकर भगवान का। ये वो है, वो है। ठीक है, तो ये था आपका मालवा का इतिहास। इसको ढंग से पढ़ो, चीजें और रिलेट होंगी जब हम गुजरात और मेवाड़ वाला पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, और रिवाइज करो इसको। चलो, सर ओके। हाँ बेटा। सर मतलब एक लाइन मेरी छूट गई बीच में। आप जो बुक लिखवाए थे फरिश्ता की कोई, तो उस बुक का क्या नाम था? कब, आज लिखवाई थी? हाँ सर, अभी जब थोड़ी देर पहले तब बीच में। फरिश्ता की कौन सी बुक लिखवाई मैंने? किसी और ने तो लिखी उसमें है? आपने नहीं, फरिश्ता ने बताया है अकॉर्डिंग टू फरिश्ता कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती का मुइनुद्दीन। फॉलोअर था। हाँ हाँ, बुक कोई नहीं है। ठीक है भाई, चलो पढ़ो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मिलते हैं आगे। बाय बाय।